नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बताते चले, पुलिस कस्टडी में मौत का मामला सामने आया है। मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। आपको बता चले, कृष्ण यादव उर्फ पुजारी के मौत के मामले पर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। 11 से 12 फरवरी की रात हिरासत में लिया गया था। सुबह कृष्ण कुमार यादव मृत पाया गया था। एसओ समेत 9 पुलिसकर्मियों पर हत्या का आरोप जो है वो अब लगाया गया था और उसके बाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इस पूरे मसले पर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, रात में गिरफ्तार किया गया था। 11 और 12 फरवरी की रात को गिरफ्तार किया गया था कृष्ण को और उसके बाद सुबह उसकी लाश जो थी वो जेल में मिली थी। और इस सब के बाद पुलिस कस्टडी में क्योंकि मौत हुई थी तो इसके लिए हाईकोर्ट ने इस पर अपना फैसला आज सुना दिया है। सुनवाई आपको बता चली हुई थी। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सीबीआई को हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए। चले विस्तार से खबरों की तरफ रुख करते हैं। हरियाणा के करनाल में किसानों का धरना चौथे दिन भी जारी। किसान 28 अगस्त को लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ मर्डर केस दर्ज करने की मांग पर अड़े हुए। प्रशासन लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसान टस से मस न होने के लिए तैयार। पंजाब चुनाव को लेकर चंडीगढ़ में 32 किसान संगठनों की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी को छोड़कर सभी दलों को न्योता दिया गया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू समेत आप और श्रोमणी अकाली दल के कई नेता इस बैठक में पहुंच गए। किसान चाहते हैं कि पंजाब चुनाव के औपचारिक ऐलान तक राजनीतिक दल प्रचार न करें। किसानों का कहना है कि चुनावी रैलियों से उनका आंदोलन कमजोर पड़ेगा। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने दिल्ली और करनाल के बाद अब पंजाब की सियासी जमीन पर हलचल पैदा करने की तैयारी शुरू कर दी। राजनीति से दूर रहने का दावा करने वाले किसान संगठनों ने राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने की नई रणनीति तैयार की है और आज इसी मुद्दे पर चंडीगढ़ में किसान संगठनों की बैठक हो रही है। बैठक के बाद शाम 4 बजे किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। किसानों ने प्रशासन को 11 सितंबर के बाद आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर किसानों की तादाद बढ़ रही है। रात में भी किसानों की संख्या में कमी नहीं आ रही थी। उनकी सेवा में एसजीपीसी के सेवादार भी जुट गए। किसानों ने साफ कर दिया है कि उनकी मांगे पूरी नहीं होने तक वे वहीं डटे रहेंगे। करनाल में जमे किसानों की मांग है कि 28 अगस्त को किसानों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम पर कार्रवाई हो, लेकिन सरकार का कहना है कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। जांच किसानों की भूमिका की भी होगी। तो वहीं दूसरी तरफ देश में कोरोना संकट अभी थमा भी नहीं है। हर दिन 30 से 40 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं और आज शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़े जारी किए गए। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 34,976 नए कोरोना केसेस आए हैं। सितंबर में चौथी बार 40,000 से कम केसेस दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 260 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। 37,681 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, यानी कि लगभग आपको बताते चले 2,968 एक्टिव केसेस कम हो गए। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,31,74,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,42,900 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक 3,23,42,000 लोग ठीक हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या 4 लाख से कम, कुल 3,90,646 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। तो केरल में कल कोरोना वायरस के 26,200 नए मामले सामने आए और 125 मौतें हुई, जिससे राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर अब जो हैं वो 43,09,694 हो गए हैं। अब तक 22,126 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में आपको बता चले 1,56,957 नमूनों की जांच के बाद जांच संक्रमण दर जो है वो 16.69% दर्ज की गई। नए मरीजों में 114 स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। बुधवार से अब तक 29,209 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं, जिससे अब तक ठीक हो चुके लोगों की कुल संख्या बढ़कर 40,50,665 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 9 सितंबर तक देश भर में 72,37,84,000 लोग
कोरोना की वैक्सीन जो है इन्हें दी जा चुकी है। बीते दिन 67.58 लाख टीके लगाए गए। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 53.86 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके। बीते दिन 17.87 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट दर 3% से कम रहा। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.33% है, जबकि रिकवरी रेट 97.48%। एक्टिव केस 1.19%। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 6वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई। तो पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश का खुलासा हो चुका है। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद अब कश्मीर में आतंकवाद को भड़काने की वो साजिश कर रहा। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में अफगानिस्तान की वीडियो दिखाकर लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बताने की साजिश की जा रही है। यहाँ तक कि कश्मीर के चुने हुए पंचायत के नुमाइंदों को इस्तीफा देने के लिए कहा जा रहा। इस्तीफा न देने पर गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी जा रही है। धमकी से डरकर अभी तक एक पंचायत के एक सदस्य के इस्तीफा देने की खबर भी आ चुकी है। इस मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गंभीरता से लेते हुए इसे तत्वों से सख्ती से निपटने की बात कही। अफगानिस्तान में तालिबान शासन भारत के लिए चिंता का सबब है। एक प्रमुख चिंता है अफगानिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनने का खतरा। तालिबान की जीत से भारत में कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों, विशेष रूप से अलकायदा और ISIS को प्रोत्साहन मिलता है। तालिबान के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों के बयानों और पाक इस्लामी पार्टियों की स्वीकृति को देखते हुए भारत सहित इस क्षेत्र में इस्लामी प्रचार में तेज वृद्धि की उम्मीद है। अफगानिस्तान न केवल जम्मू कश्मीर से बल्कि भारत के अन्य हिस्सों से भी आतंकी तत्वों के लिए एक चुंबक बनने का खतरा है। यह आत्म कट्टरपंथ के प्रयासों, भीतर से भर्ती के साथ साथ दोषों को फायदा उठाने और भारत राज्य के खिलाफ असंतोष फैलाने के प्रयासों को बढ़ावा दे सकता है। तो अफगानिस्तान में तालिबान ने हाल ही में अपनी कैबिनेट का गठन कर दिया। इस कैबिनेट में 33 लोगों को शामिल किया गया है, लेकिन किसी भी महिला को जगह नहीं दी गई। अब तालिबान ने महिलाओं को लेकर बेहुदा बयानबाजी की। तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान में महिलाओं को कैबिनेट में जगह नहीं दी जाएगी। महिलाओं का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है। तालिबान के प्रवक्ता सैयद जकीरुल्लाह हाशमी ने अब महिलाओं को लेकर कहा है कि एक महिला मंत्री नहीं बन सकती। यह ऐसा है जैसे उसके गर्दन पर कोई चीज रख देना जिसे वो नहीं उठा सकती। महिलाओं के लिए कैबिनेट में होना जरूरी नहीं, उन्हें बच्चे पैदा करने चाहिए। महिला प्रदर्शनकारी अफगानिस्तान की सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। आपको बताते चलिए, तालिबान शुरुआत से ही महिलाओं के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रहा। संयुक्त राष्ट्र के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने अफगानिस्तान में तालिबान अधिकारियों से महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र के प्रभारी अधिकारी प्रमिला पैटर्न के हवाले से कहा गया कि महिलाओं को शांतिपूर्ण विरोध और हिंसा से मुक्त जीवन जीने का अधिकार है। अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने के बाद तालिबान अधिकारियों को इन अधिकारों का सम्मान करने और उनकी रक्षा करने का कर्तव्य निभाना चाहिए। पैटर्न ने कहा, मैं अफगानिस्तान में महिलाओं की पिटाई की तस्वीरों से स्तब्ध और आक्रोशित हूँ। उन्हें डंडों से मारा गया, शांतिपूर्ण विरोध के अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए पीटा गया। उन सभी अफगान महिलाओं के साथ एकजुटता से खड़े हूँ जो अपने मौलिक अधिकारों, स्वतंत्रता और सम्मान के लिए लड़ रही हैं। उन्होंने आगे कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए कि महिलाएं अफगानिस्तान के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में भागीदारी के अपने अधिकार का पूरी तरीके से समान रूप से और सुरक्षित रूप से प्रयोग कर सकें। तो गुरुवार की रात उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हुई मूसलाधार बारिश ने बद्रीनाथ हाईवे पर तबाही मचा दी। सिरोह बगड़ में भारी मलबा आने से हाईवे बंद हो गया और उस वक्त मलबे में कई वाहन फंस गए। वहीं एक ट्रक खाई की ओर लटक गया। बताते चले कि मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार को राज्य में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया हुआ है। रुद्रप्रयाग जिले में भी मूसलाधार रात भर बारिश हुई। यहाँ कई कस्बों के गाँवों में जनजीवन प्रभावित हुआ। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोह बगड़ में मलबा आने से अवरुद्ध हो गया। सिरोह बगड़ में मलबे की चपेट में आकर एक जेसीबी नदी में गिर गई और एक ट्रक सहित कई वाहन मलबे में फंस गए। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे में मेदिनीपुर में मलबा आने से बंद हो गया। कुंड, उखीमठ, चोपता, मंडल चमोली राजमार्ग पर यातायात सुचारू है। बद्रीनाथ हाईवे चमधार, लामबगड़ और
पगल नाला में बंद है और चमोली जनपद में भी गुरुवार रात को भारी बारिश हुई। वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में बारिश का सिलसिला कुछ और दिन चलता रहेगा। आज शुक्रवार और कल शनिवार को राज्य में भारी बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। हालांकि राजधानी देहरादून में शुक्रवार की सुबह मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को राज्य के सभी मैदानी जिलों हरिद्वार, नैनीताल, पंतनगर, उधम सिंह नगर सहित और पर्वतीय क्षेत्रों पौड़ी, पिथौरागढ़, मुक्तेश्वर, न्यू टिहरी आदि सभी जिलों में तेज बौछार के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना। तो ओडिशा में हेलमेट न पहनने पर पुलिस द्वारा सेना के पूर्व जवान के साथ बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि थोड़ी देर पहले ही दूसरी जगह पर पूर्व जवान का मास्क नहीं पहनने पर चालान कटा था। इस मामले में पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में आया और 2 महिला कांस्टेबल समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। आपको बताते चले, मामला उड़ीसा के केंद्रपाड़ा का है। यहां गुरुवार को पुलिस हेलमेट और मास्क चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने हेलमेट न पहनने पर एक पूर्व सैनिक को डंडों से पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पूर्व सैनिक की पहचान मनोरंजन राउत के तौर पर हुई। जानकारी के अनुसार मनोरंजन पत्नी के साथ अपने घर जा रहा था। कॉलेज स्क्वायर पर मास्क न पहनने पर उसने जुर्माना भरा। इसके बाद कुछ मीटर ही आगे चलकर उसे फिर पुलिस टीम ने रोक लिया और उससे जुर्माना भरने को कहा। मनोरंजन ने इसे भरने से इनकार किया। इसके बाद पुलिस और पूर्व जवान में विवाद हो गया। इसके बाद पुलिस ने पत्नी के सामने ही पूर्व सैनिक के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। मारपीट भी की वीडियो में देखा गया कि एक महिला कांस्टेबल समेत 5 से 6 पुलिसकर्मियों ने मनोरंजन को बेरहमी से पीटा। इसके बाद आपको बताते चलें, केंद्रपाड़ा पुलिस ने मनोरंजन को पुलिस पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उनकी स्कूटी भी जब्त कर ली। वहीं इस मामले में अब 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। तो उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका वापस ले ली। अब सरकार चारधाम यात्रा शुरू कराने के लिए उच्च न्यायालय में मजबूत पैरवी करेगी। सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड सरकार के एडवोकेट, आपको बता चले, ऑन रिकॉर्ड वंशजा शुक्ला ने एसएलपी वापस लिए जाने की पुष्टि की। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सीटी रविशंकर की कोर्ट में उत्तराखंड सरकार बनाम सच्चिदानंद डबराल व अन्य मामले में सुनवाई हुई, जिसमें वंशजा शुक्ला ने विशेष अनुमति याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी है। न्यायालय ने एसएलपी वापस लेने की स्वतंत्रता के साथ मामला खारिज कर दिया। सरकार चाहती है हाईकोर्ट में ही चारधाम यात्रा संचालित करने का फैसला हो। मामला सुप्रीम कोर्ट में होने से निर्णय में देरी हो रही थी। उत्तराखंड सरकार के महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर के मुताबिक सरकार उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले में पैरवी करेगी। बुधवार को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस लेने की बात कही। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई में विलंब होने की वजह से याचिका वापस ली जा रही। चारधाम यात्रा शुरू न होने की वजह से तीर्थ पुरोहितों से लेकर व्यापारी वर्ग तक सभी नाराज हैं। यात्रा बंद होने के लिए वे राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। चुनावी साल में लोगों की इस नाराजगी से प्रदेश सरकार की परेशानी पर बल है। इस चिंता से पार पाने के लिए सरकार अब न्यायालय में नए सिरे से यात्रा शुरू करने के पक्ष में अपने तर्क रखना चाहती है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस मुख्यालय देहरादून में पुलिस विभाग द्वारा तैयार की गई पब्लिक आई ऐप और महिला सुरक्षा हेतु मिशन गौरा शक्ति ऐप का शुभारंभ किया। लेकिन उन्होंने इस अवसर पर यह भी कहा कि जब एक ही विभाग में बहुत सारे ऐप हो जाते हैं तो लोगों में भ्रम की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं और उन्हें वो लाभ नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। हमारी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि चीज़ों का सरलीकरण करके पब्लिक को समाधान दिया जाए, ना कि जटिलता पैदा होने में। धामी ने कार्यक्रम में डीजीपी अशोक कुमार से कहा कि ज़्यादा ऐप बनाने से लोग भ्रमित होते हैं। सिस्टम का सरलीकरण कीजिए और जनता की समस्याओं का समाधान कीजिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एसडीआरएफ द्वारा पर्यावरण संरक्षण, कोविड जागरूकता, हानिकारक कूड़े के निस्तारण व जोखिमपूर्ण स्थानों के चिन्हीकरण के लिए चलाए जा रहे माउंट गंगोत्री वन पर्वतारोहण अभियान का फ्लैग ऑफ किया। इंस्पेक्टर एसडीआरएफ सुश्री अनुता गैरोला ने के नेतृत्व में 9 सितंबर से 30 सितंबर तक चलाए जाए गए अभियान
अभियोगों की विवेचना में गुणात्मक सुधार और सफल अनावरण हेतु मुख्यमंत्री द्वारा विवेचकों को स्मार्ट एविडेंस टूल के टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पुलिस की समीक्षा बैठक भी ली। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि पुलिस में खेल कोटे की भर्ती शुरू की जाएगी। पीएससी के जवानों को बसों की व्यवस्था की जाएगी। उत्तराखंड में शीघ्र एंटी ड्रग पॉलिसी बनाई जाएगी। पुलिस विभाग में रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। पुलिस विभाग के आरक्षियों के ग्रेड पे के संबंध में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया जाएगा। इसमें जल्द उचित समाधान निकाला जाएगा।